यस प्लीज, प्रणाम। बैठिए। थैंक यू। इग्नू से ऑनर्स किया। ये बताइए कि ओपन यूनिवर्सिटी में और जो ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ लर्निंग होता है, इसमें किसको ज़्यादा अच्छा मानना चाहिए? सर ऐसे लर्निंग की बात की जाए तो दोनों में समानताएं हैं सर, मतलब अच्छा ही है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी सर उन स्टूडेंट्स के लिए सर जो कि रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, या तो वो जॉब में है या फिर उनकी आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, तो घर पे बैठकर सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और रेगुलर कोर्स में सर कि वो प्रोफेसर के थ्रू सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपनी बातों से सबको मतलब बता भी सकते हैं। आजकल कोविड के दौरान हम लोग देखें कि ऑनलाइन ई लर्निंग से लेकर के ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि कोविड का ये एक तरह से सीख है कि आने वाले समय में जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी भी अपना क्लास चाहे तो संचालित कर ले, ट्रेडिशनल लर्निंग मोड भी है वो भी चाहे तो अपना क्लास वगैरह संचालित कर ले, लेकिन प्राय शिकायत है कि बच्चा लोग इस सब में ज़्यादा नहीं करा। क्या लगता है ओपन लर्निंग का क्या हजार्ड है, क्या खतरा है? सर ओपन लर्निंग मतलब ओपन लर्निंग नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन लर्निंग। हाँ सर, जहाँ देखा जाता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक सीख भी मिली है। जैसे हम घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं, सारे टीचर्स का, लेक्चर्स का मतलब हम लोग उनके बारे में जान सकते हैं सर। लेकिन सर बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब मोबाइल लेते हैं वो लोग तो उनके साथ कुछ समानताएं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं सर, जैसे मोबाइल्स में गेम खेलने लगते हैं। लेकिन वहीं पे सर कुछ और स्टूडेंट्स की बात की जाए जो टैलेंट में ज़्यादा हैं या फिर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो इससे लाभ भी उठाएं सर। चलिए, चुनौतियों में भी कहीं ना कहीं सर इसमें हमें लाभ ही मिल जाता है, ये हमें कोविड-19 सिखा गया है। एक बात बताइए, प्राचीन भारत में एक श्रेणी हुआ करता था, श्रेणी बता सकते हैं श्रेणी क्या होता था और इसका क्या क्या कार्य थे? सॉरी सर, व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी, व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहते थे। इसका किस प्रकार का कार्य था बता सकते हैं? सॉरी सर, पढ़ा था मैंने बट रिकॉल नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि महिलाओं की स्थिति पर बहुत सारा विचार विमर्श किया गया है। महिलाओं की स्थिति किस काल में आपको ज़्यादा सही लगती है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में? सर प्राचीन काल में, उत्तरवैदिक काल में के पहले सर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और वर्तमान की बात की जाए तो आधुनिक काल में सर मुझे महिलाओं की स्थिति बेहतर लगती है। अच्छा, मध्यकाल में आपको स्थिति और स्त्रियों की अच्छी नहीं लगती है? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, समाज के किसी वर्ग का लाइफ मतलब जीवन अगर अच्छा नहीं है तो उसके लिए कौन लोग दोषी हैं, किस तरह की सिचुएशन दोषी है उसके लिए? सर जहाँ तक मेरी समझ है, मैं मानती हूँ कि सर व्यक्ति में खुद में विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे साथ कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं हमारे अंदर कुछ हौसले भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो पूरी तरह से सर हम समाज को, इतिहास में हम लोग बोलते हैं कि मेडाइवल पीरियड में नहीं है, लेकिन मेडाइवल पीरियड में जो रूलर्स थे वो जनता के द्वारा तो चुने हुए नहीं थे, वे तो युद्ध में जीते हुए लोग थे। तो युद्ध में कोई भी व्यक्ति जीतेगा तो अपने सैनिकों की बदौलत जीतेगा, थोड़ी बहुत तो सैनिक को मनमानी करने की छूट देनी होगी उसको, क्योंकि वो तो सैनिकों की बदौलत ही जीता, सैनिक उसके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर मध्यकाल में हम कैसे मान सकते हैं, उन शासकों को कैसे दोषी मान सकते हैं हम, क्योंकि वो तो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, या तो वे आक्रमणकारी थे, सैनिक थे, योद्धा थे, इस तरह के लोग थे जिन्होंने टैक्स वसूलने के लिए, लूटपाट करने के लिए और दूसरे के राजाओं के महलों को कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा। अब बेशक ये पीरियड बहुत ज़्यादा 500 वर्षों से ज़्यादा का पीरियड था, तो उस काल में जो डिक्लाइन हुआ उसमें व्यक्ति कहाँ तक करेगा, जब पॉलिटिकल सिनारियो ही ऐसा है, जब एक महल में स्त्रियों को जौहर की अग्नि में कूदना पड़ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति क्या करेगा अपना? सर सबसे पहले तो सर मध्यकालीन भारत के इतिहास में सर शिक्षा में कमी देखी गई है, और सर पे सामाजिक परिस्थितियों का, मानसिक स्थिति पे इतना दबाव डाला गया था। शिक्षा में कमी देखी गई? अकबर तो खुद अशिक्षित थे, तो वे दूसरों को शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से करते? पूरे मध्यकाल में क्या एक भी यूनिवर्सिटी बनी है? सर लेकिन सर जब रजिया सुल्तान की बात की जाती है, वो भी मध्यकालीन इतिहास के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, क्योंकि उनमें सर काबिलियत थी और अपनी काबिलियत के बल पर सर वो आगे बढ़ी थी। लेकिन जो पुरुषवादी सोच थी उस समय, और समाज में कुछ ऐसे परिवेश थे जिनके कारण उनका विरोध भी किया गया था, तो फिर भी सर अपने आत्मविश्वास और सर अपने मनोबल के कारण ही वो आगे बढ़ी थी। तो मैं सर मानती हूँ कि कुछ हद तक हमारी अंदर की इच्छाएं भी होनी चाहिए। अगर रजिया सुल्तान उनके इल्तुतमिश की पुत्री नहीं होती तो क्या वो सम्राट बन पाती? जरूर सर, उनमें सर काबिलियत थी तो सर वो बन पाती सर, क्योंकि उन्होंने विरोध का सामना किया था।
अच्छा, ये बताइए कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और इससे पहले ट्रम्प थे, तो जो बाइडेन के बनने के बाद में भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है कैसा रहने का अनुमान है आपका? सर वर्तमान में सर जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने हैं, और ऐसे भारत और अमेरिका के संबंध की बात की जाए तो पहले भी संबंध अच्छे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी भारत में कुछ अच्छाइयाँ आई थी, लेकिन अभी भी वर्तमान में कुछ मुद्दे हैं सर जिसके प्रति सर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। जैसे सर जब कश्मीर की बात की जाए, अनुच्छेद 370 पर भी कुछ वैसे टिप्पणी की गई थी उनके द्वारा, और फिर सर अभी लेकिन सर फिर भी हद तक वो सही है क्योंकि भारत का सपोर्ट वो कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से जो डोनाल्ड ट्रंप जी अलग हो गए थे तो वो फिर से उसमें शामिल होने की बात की गई है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे स्थिति सही लगती है। अच्छा, हाल ही में अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है एक राष्ट्र और एक चुनाव, तो इसमें ये बताइए कि इसमें 3 ऐसे लाभ बताइए जिससे कि एक चुनाव और एक राष्ट्र और एक चुनाव से फायदे हो सकते हैं, और 3 हानि बताइए। सबसे पहले तो सर लोकसभा और विधानसभा के दोनों के चुनाव एक साथ करवाए जाने की परंपरा को हम एक देश एक चुनाव कहते हैं। वर्तमान में सर इससे कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे की बात की जाए सर तो सबसे पहले सर आर्थिक क्षति में कमी आएगी। जहाँ पहले सर अलग अलग चुनाव करवाए जाते थे तो धन संपदा की अधिकतम हानि होती थी, वहीं कमी आएगी। दूसरी है सर कि आचार संहिता का सही रूप से पालन किया जाएगा। जहाँ पहले अलग अलग चुनाव के मद्देनज़र आचार संहिता लागू होती थी तो उससे शिक्षण व्यवस्था में भी प्रॉब्लम आती थी। अनेक सारी सर हथियार की भी समस्याएं आती थी, जो भी सैनिक होते थे उन्हें सुपुर्द किया जाता था, तो उसमें भी समस्याएं कम होंगी। और इसमें सर हानि की बात की जाए तो इसमें सर क्षेत्रीय पार्टी में सर कमज़ोर होंगी, और सर राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ भी होंगी तो सर समस्याओं में प्रॉब्लम है, सर बढ़ेंगी, समस्याएँ बढ़ेंगी। आप बता रही हैं कि क्षेत्रीय पार्टी कमज़ोर होंगी। उड़ीसा में चुनाव हुए हाल फिलहाल में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, तो वहाँ तो लोकसभा के लिए दूसरी दल को लोगों ने बहुमत दिया और स्टेट के लिए दूसरे सब दल को बहुमत दिया, तो आप ये कैसे कर सकती हैं कि क्षेत्रीय पार्टी तो कमज़ोर नहीं हुई? सर जो हम क्षेत्रीय पार्टी के थ्रू सर जो भी समस्याएं आती हैं, अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं का जितना बेहतर तरीके से सर निराकरण किया जा सकता है उस हद तक नहीं किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आएंगी सर क्षेत्रीय लेवल। तो चुनाव में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुनाव तो प्रभावित नहीं होगा। समस्याएं तो समस्याओं का निराकरण तो क्षेत्रीय पार्टी करेंगी ही। जब क्षेत्र में उनकी सरकार होगी तो क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से वो उठाएंगी और उनका निराकरण के लिए बनाएंगी कानून। आप ये कैसे कर सकती हैं कि सर जहाँ तक सर भारत की बात की जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश में शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर सर क्षेत्रीय लेवल हो या राष्ट्र लेवल पे सारी समस्याओं का सर संविधान के अनुकूल ही समस्याओं का निराकरण किया जाता है, और सभी दल को, सभी जनता को और जातिवाद भी जितने भी लोग हैं उनको सर अपनी समस्याओं को रखने का अधिकार है। तो इस आधार पर मैं कह सकती हूँ। अच्छा, आपका हॉबी सिंगिंग और लिसनिंग क्या है? लिसनिंग सॉन्ग है, तो किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? सर जनरली मैं सारे गाने पसंद करती हूँ सुनना, लेकिन सर मोस्ट ऑफ ऑल पुराने गाने, लता जी के गाने में सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में जो गाने आ रहे हैं आपके हिसाब से कैसे हैं, कैसा लगता है? सर वर्तमान गाने की बात की जाए तो सर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ हैं कि सर नए नए सिंगर्स को मौका मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने का, लेकिन सर इसमें कुछ हद तक रियाज की कमी है, जो कि पुराने जो भी सिंगर्स हैं वो लोग भी ये बात को दोहरा चुके हैं कि आजकल के गायक में थोड़ी बहुत सर ये समस्या आती है। अच्छा, ये बताइए, आप चश्मा जो पहनी है इसमें लेंस का प्रयोग होता है, कौन सा लेंस लगा हुआ है? ऑप्टल लेंस। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल पेपर है? जी सर। मैकाइवर एंड पेज का नाम सुना होगा आपने? जी सर। मैकाइवर एंड पेज ने सोशियोलॉजी की क्या डिफिनेशन दी थी? सर उन्होंने कहा था, पूरी तरह से अभी याद नहीं सर, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश जरूर करूँगी। सर मैकाइवर एवं पेज जी ने कहा था कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम समाज के हर वर्गों से जुड़ सकते हैं और उनका व्यापक स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, ये किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। कौन है इसका जनक सोशियोलॉजी? जी, अगस्त कॉम्टे जी हैं।
अगस्त काउंटी। इतिहास से आपने ऑनर्स किया है। जी सर। ऑनर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, यानी कि आपने इतिहास में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अच्छा, तो इतिहास किसे कहते हैं? सर, इतिहास अतीत के अध्ययन के आधार पर वर्तमान को समझना और बेहतर भविष्य का निर्माण करना, इसे इतिहास कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं क्या कि इतिहास एक जीवन जीने की कला है? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक। तो आप इतिहास के कुछ ऐसे घटनाक्रम का उदाहरण दे सकते हैं जहाँ से आप कुछ सीखा है आपने? जी सर, जरूर। हाँ, बताइए ना। सबसे पहले तो मैं सर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी सर, और उसकी जीवन शैली पद्धति और जो जल विकास निकास की प्रणाली थी सर, वो बहुत ही उत्तम थी, जिसे सर वर्तमान में भी लागू किया जा रहा है। वर्तमान सरकार, या तो केंद्र सरकार की बात की जाए या हमारी बिहार सरकार की बात की जाए, दोनों इस बात को महत्व देते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन को भी लाया गया, और सर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था भी है। अच्छा, एक सेंटनली जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप है जो अभी बहुत चर्चा में है, सेंटनली ट्राइबल्स। बता सकती है क्यों चर्चा में और एक कहाँ निवास करती है वर्तमान में? सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद कंफर्म नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया में शायद ये जनजाति है। ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में ही है, अंडमान निकोबार क्षेत्र, सॉरी सर, उत्तरी थैंक यू अंडमान सर बताने। का है। ये क्यों चर्चा में, बता सकते हैं? सर, कुछ वर्ष पहले मैंने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ बाहरी शक्तियों के द्वारा वहाँ पे जाकर उनके बारे में जानने की कोशिश की गई थी, जो कि सर उनके रीति रिवाज के खिलाफ माना जा रहा था, तो फिर उन्होंने विरोध किया था। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट दिया है, कुछ दिन पहले। आप बता सकते हैं किस संदर्भ में वो रिपोर्ट आया चर्चा में? सॉरी सर। डिजिटल पेमेंट के से रिलेटेड है वो, थैंक यू सर। कैशलेस जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड आरबीआई ने दिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आरबीआई की भारत में स्थापना कब हुई थी? जी, 1935 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? सर कंफर्म नहीं, बट लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी आपने कहा कि 1935 में स्थापित हुआ था, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइमिंग इंडिया में 1828 से 1835, सॉरी सर, लगभग 100 साल सॉरी। का बड़ा डिफरेंस गैप है। अच्छा, कोई नहीं। आप ये बताइए कि अभी वर्तमान में आपने कहा कि बाइडेन साहब बने हैं भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति, तो रिलेशंस बेहतर होने की संभावनाएं हैं। हमने देखा है 1990 के पहले की स्थिति को अगर हम देखें, जब दो ध्रुवीय विश्व था मुख्य तौर पे, एक सोवियत के नेतृत्व में और एक अमेरिका के नेतृत्व में, तो हमने देखा कि अमेरिका हमेशा हमारे खिलाफ में ही रहा, हर जगह पे अमेरिका ने हमारी खिलाफत करी। लेकिन उसके बाद से चीज़ें बदली और अमेरिका थोड़ा थोड़ा हमारे तरफ झुका। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर भारत की वैश्विक प्रतिनिधि है सर, क्योंकि भारत ने अपने आप को सर इसका विकसित देशों की कतार में सर शामिल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ऐसी पावर है सर, जिसके कारण सर अमेरिका को भी ये मालूम हो रहा है कि वो जैसे चीन की प्रतिस्पर्धा नीति है, उसमें भारत उसका सहयोगी बन सकता है। और यहाँ सर जनरली सर कोई भी देश एक दूसरे पर झुकाव करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वैश्विक कूटनीति ही होता है, तो उस आधार पर वो दोनों शामिल हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि ये कोई मित्रता वाली बात नहीं है, अमेरिका की आवश्यकता है भारत, तो वैसे भी अमेरिका भारत के साथ आएगा ही, वो चाहे बाइडेन रहे, वो चाहे ट्रंप रहे, या कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता तो भारत के साथ ही होता है, क्योंकि एशिया की पॉलिटिक्स करनी है तो भारत को तो साथ रखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, एक परिवार कब संगठन है और कब वो संस्था है? सर, जब हम परिवार में सर माता पिता बच्चे और कुछ और सब रिलेटिव्स मिलकर एक समूह बनाते हैं, तो उसे हम संगठन कहेंगे। लेकिन जब परिवार अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से करता है, तो एक संस्था के रूप में काम करता है। अच्छा, नगरीकरण और औद्योगिकरण का परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है? 2-3 आप निगेटिव, 2-3 पॉजिटिव। सर, सबसे पहले तो सर नगरीकरण के कारण सर परिवार में कुछ ज़्यादातर सर इसमें कुछ विभाजन हुए हैं। जैसे सर संयुक्त परिवार से हटकर एकल परिवार की ओर बढ़ा है परिवार, और सर परिवार में जहाँ सर पहले हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर जो हमारे अभिभावक थे, उनका सर दायित्व थोड़ा बहुत कम हुआ है। और सर इसके कुछ लाभ भी हैं सर, जैसे कि नगरीकरण के कारण सर परिवार में महिलाओं की
भागीदारी बढ़ी है सर। परिवार विशेष रूप से और अग्रसर होने की कोशिश की है सर, और बच्चों के भी दायित्व को महत्व दिया जा रहा है परिवार में। आपको नहीं लगता है कि आजकल किड सेंटर वगैरह बहुत सारे संस्थाएं खुल गई हैं जो परिवार का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं? जी सर। तो परिवार के कार्यों का दायित्व जब कोई संस्था निर्वहन कर रही है जो आर्थिक स्थिति से आपको दे रही है आर्थिक आधार पे, तो वो समुचित बालक का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे सर आधुनिक समय में देखा जाए तो बच्चों के पालन के लिए क्रेज जैसी संस्थाएं आ रही हैं, लेकिन सर उसमें उतनी पूरी तरह से बच्चों का पालन पोषण और मानसिक विकास में बढ़ोतरी नहीं हो पाता है सर। क्योंकि कहाँ ही गया सर कि परिवार में जो हमें दादी नानी से जो भी सीख मिलती है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है, और उनके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और शिक्षा में भी विकास परिवार में ही संभव है। और इसलिए सर पूरे विश्व भी परिवार संयुक्त परिवार की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के आर्थिक विकास के चरणों को जरा बताएंगे? सॉरी सर। अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है समाज की? कुछ राजनीतिक संगठन का नाम बताइए जो सामाजिक स्तर पर काम करती हैं। जैसे सर राजनीतिक संगठन में राज्य हो गया सर, पुलिस व्यवस्था है, कानून है, और सर मीडिया भी हो सकता है। पारिवारिक संगठन में होते हैं, परिवार में संगठन है जैसे नातेदारी, वंश, गोत्र आदि पर आधारित सामाजिक संस्थाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शिक्षा के विकास के लिए एक परिवार महत्वपूर्ण है या समाज महत्वपूर्ण है? सर हमारे देश में सर कहा गया है कि बच्चों की पहली शिक्षा उसके परिवार से मिलती है, तो सर जाहिर सी बात है सर कि शिक्षा के लिए पहले परिवार ही सर जिम्मेदार है, उसके बाद समाज भी, क्योंकि परिवार से कुछ सीख लेते हैं, साथ ही समाज में भी हम सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बस एक बात बताइए, पारिवारिक कलह का क्या कारण होता है? सर मेरे अनुसार सर पारिवारिक कलह का सर मतलब वो सर अपने ज़रूरतों को पूरा ना हो पाना, या फिर कभी कभी सर आवेश में आकर हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कि हमारे परिवार के नियम के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, माना जाता है कि एक स्त्री के जीवन में पिता, पति, पुत्र, भाई, इन चारों का महत्व बहुत होता है। जी सर। ठीक इसी प्रकार से एक पुरुष के जीवन में भी माता, पत्नी, बहन और बेटी का बहुत महत्व होता है। यदि एक स्त्री को, एक विवाहित स्त्री को अपने पिता और पति में से एक को चुनना पड़ जाए तो उसे किसे चुनना चाहिए? सर यहाँ दोनों दायित्व अपने अपने जगह पर हैं सर। एक पुत्री का सबसे पहला दायित्व होता है अपने पिता को चुनना, लेकिन सर जैसे ही उसकी विवाह हो जाती है सर तो उसका पत्नी धर्म भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सर जब चुनने की बात आती है तो सर स्त्री किसी एक को चुन नहीं सकती है, भी उसके लिए दोनों दायित्व सर महत्वपूर्ण है। नहीं, फिर भी मान लीजिए कि अब उसके ऐसी स्थिति आ गई है कि उसे अपना इंक्लाइनेशन क्लियर करना है, तो फिर उसे पिता और पति में से किसी एक को चुनना है, तो उसे किसे चुनना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर जब हार्डली सर लास्ट में चुनना ही पड़ेगा तो कोई एक लड़की पति को ही चुनेगी, क्योंकि पिता ऐसे हैं जो कभी भी अपनी पुत्री के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और परिस्थितियों को समझेंगे कि ऐसा यदि उसने चुनाव किया है तो उसके पीछे जरूर कोई व्यक्तिगत कारण भी रहे होंगे, इसलिए उसने पति का चुनाव किया। सेटिस्फाइड, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।